हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 17 जनवरी 2026 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले। जैसे कि हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है, इसमें हम यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर की न्यूज़ होती हैं या फिर पीसीएस से रिलेटेड, इसके साथ एसएससी और जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, उन सभी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं, न्यूज़ होती है, उनको हम कवर करते हैं। यहाँ पर हमारा डेली जो हमारे यहाँ पर मेन सब्जेक्ट रहते हैं जिनसे रिलेटेड हम करंट करते हैं, पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कल हमने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। कल का क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, यानी कि 326 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस से रिलेटेड है? ऑप्शंस आपके पास: इलेक्शंस, प्रेसिडेंशियल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, पीस ऑफ लिविंग। तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इलेक्शन से रिलेटेड है। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज क्या है? 44,000 न्यू स्टार्टअप्स वर रजिस्टर्ड इन 2025 सेज पीएम। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है उनका क्या कहना है कि 2025 में 44,000 जो नए स्टार्टअप्स पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड हुए हैं। यानी कि जो 16 जनवरी 2026 को जो है स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने वाले हैं। यानी कि एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जब पीएम नरेंद्र मोदी जी जब ये मतलब पीएम बने थे, तो इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया था स्टार्टअप इंडिया। उसके 10 साल पूरे होने वाले और 2025 की सिर्फ इन्होंने डाटा की बात की है कि 44,000 जो नए यहाँ पर इनिशिएटिव यानी कि स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये क्या, 10 साल पहले जो स्टार्टअप की संख्या थी वो 500 से भी कम थी, अगर हम 10 साल पहले की बात करें। उसके बाद जब 2000 यानी कि अब अगर हम बात करें 2025 तक 10 साल की, तो अब जो है 2 लाख से ज्यादा नए स्टार्टअप्स जो है वो इंडिया में स्थापित हो चुके हैं। इसमें इससे क्या पता चलता है कि भारत जो है अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यानी कि थर्ड जो है सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। यानी कि स्टार्टअप शुरू करने वाला भारत जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। इसके अलावा इसमें इससे क्या मिलता है? रोजगार लोगों को मिलता है अगर कोई भी नया काम शुरू किया जाता है। इसके अलावा नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक विकास यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है इंडिया की, उसको भी इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलता है। तो इसी तरह अब देखिए सेक्टर वाइज अगर हम देखें कि अलग अलग सेक्टर किस सेक्टर में किस में ज्यादा स्टार्टअप्स जो है शुरू हुए हैं, तो भारत में एक डिपार्टमेंट है DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके द्वारा ये जो डेटा है लगातार जो मतलब कि अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो ये बदलता ही रहता है। लेकिन 2025-26 में अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा ज्यादा मतलब इनोवेशंस देखने को मिली हैं जो आईटी सेक्टर है। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यानी कि सबसे बड़ा सेक्टर इसको माना जाता है। करीब 20 से 25% जो लगभग मतलब टोटल स्टार्टअप्स का 100 में से 20 से 25% जो स्टार्टअप्स है इस सेक्टर में शुरू हुए हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, हेल्थ टेक ये दूसरा प्रमुख क्षेत्र। इसमें 10 से 15% जो है लोगों को मतलब कि वहां पर जो है इन्होंने अपने स्टार्टअप शुरू किया और इसमें लोगों को रोजगार भी काफी मिला है। इसके अलावा प्रोफेशनल एंड कमर्शियल सर्विसेज जिसमें 8 to 10% होता है। फिनटेक जो कंपनियां होती हैं उनके द्वारा तेज बढ़ता हुआ है कुल मतलब टोटल का अगर हम महत्वपूर्ण हिस्सा देखें तो 100 में यानी कि 100% में को काफी महत्वपूर्ण हिस्सा इसका रहता है फिनटेक का। एजुकेशन में मतलब एजुकेशन सेक्टर, इसके अलावा ई कॉमर्स है, एग्रीकल्चर का सेक्टर जो ग्रामीण विकास यानी कि एग्रीकल्चर को है ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जैसे कि फूड टेक है, डिफेंस टेक है। तो इन सभी में जो स्टार्टअप शुरू हुए हैं, तो 2025 में जो है नए स्टार्टअप्स का फोकस क्या रहेगा? एक तो डिजिटली होना चाहिए, ठीक है, डिजिटली। इसके साथ ही सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल, और उसके साथ ही इंक्लूसिव हो यानी कि सभी लोग इसमें जो है शामिल हो, एक समावेशी तौर पर ये सेक्टर रहे हैं 2025 में। इसमें क्या है? एआई एंड एंटरप्राइज टेक जो है, एआई एंटरप्राइज टेक जो है ये प्रमुख रहे। इसके अलावा क्लीन मोबिलिटी रही है, एग्री टेक, फूड प्रोसेसिंग सिस्टम, इसके साथ ही डिफेंस एंड हार्ड टेक जो है इसमें काफी ज्यादा मतलब कि
2025 में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ ही अगर हम देखें रोजगार कहाँ पर मिले, मतलब टॉप सेक्टर रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में कहाँ पर है, कौन कौन से हैं, आईटी सेक्टर है, इसके अलावा हेल्थ केयर है, प्रोफेशनल सर्विसेज है। इसके साथ ही अगर हम इन प्रभावों की बात करें कि ये जो स्टार्टअप्स लगातार बढ़ते जाएं, इनके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, सबसे पहला तो यही मतलब हम पर जो इफेक्ट रहता है, तो इससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, तो 21 लाख से अधिक जो डायरेक्ट जॉब पैदा किए हैं, ये एक डेटा है। इसके साथ ही अगर हम देखें हर स्टार्टअप पर, तो एवरेज 11 जो है जॉब्स क्रिएट किए जाते हैं। इसमें टॉप हमने पहले भी देखा था, आईटी सेक्टर टॉप पर है जॉब्स में, इसके साथ हेल्थ केयर है, इसके साथ ही प्रोफेशनल सर्विसेज। दूसरा क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसमें पड़ता है हमारा आर्थिक विकास होता है, यानी कि किसी भी अगर कंट्री की हम बात करें, किसी भी एरिया की, अगर वहां पर कुछ नया काम शुरू किया जाता है तो ऑब्वियसली वहां पर क्या है, हमें प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि आर्थिक विकास होता है हमारा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर 2025 में जब बात की जाती है 44,000 नए जो सेक्टर मतलब जो यहाँ पर स्टार्टअप शुरू किए, तो इसमें भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी जॉब्स जो है वो क्रिएट की गई हैं। इसके साथ ही हमारे इनोवेशन सेक्टरल इम्पैक्ट पड़ता है। स्टार्टअप से क्या होता है, स्थानीय समस्या को ग्लोबल सोल्यूशन मिलते हैं, जैसे कि जो फिनटेक होता है, एजुटेक होता है, इसके साथ ही क्लीन टेक होता है। इसके अलावा एआई और डीप टेक, जिसमें पीएम मोदी ने 2026 में इसे क्या कहा था, फ्यूचर का फोकस, यानी कि एक तरह से जो एआई है और जो डीप टेक की हम बात करते हैं, तो वो क्या हमारे फ्यूचर में आने वाले ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा समाज पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, यूपीआई से जैसे डीपीआई से जुड़कर आम लोगों की जो जिंदगी है वो काफी ज्यादा आसान हुई है। इसके अलावा महिलाओं के द्वारा कुछ लीड स्टार्टअप्स भी बढ़े, जिससे हमें इंक्लूसिविटी का पता चलता है हमारा, कि यानी कि इंक्लूसिविटी यानी कि इंक्लूसिव, एक तरह से समावेशी के साथ ये स्टार्टअप शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए इसमें चुनौतियां क्या रहती हैं। अब देखिए फंडिंग की सबसे बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि जब ऐसे कोई भी स्टार्टअप शुरू किए थे या कोई भी काम, कोई भी फैक्ट्री शुरू की जाती है, तो उसमें फंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो 2024-25 में जो फंडिंग है वो 17% कम रही है, यानी कि 2024 में ज्यादा थी और 2025 में 17% कम फंडिंग है। इसके अलावा फोकस ग्रोथ जो है, फास्ट ग्रोथ से सस्टेनेबल पर जो है पर्सन डिविडेंड, इसके साथ ही इम्पैक्ट फोकस्ड बिजनेस, इन सभी पर शिफ्ट हो चुकी हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे जो स्टार्टअप्स यानी कि नवाचार, उसमें तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप्स जो है इकोसिस्टम बनने के साथ साथ भारत जो है विकसित भारत 2047 के लिए भी एक अपना जो एजेंडा है उसको मानकर, यानी कि उसी के जो फ्रेमवर्क तैयार किया था उसी पर ही चल रहा है, जिसके कारण क्या है, भारत ऐसा मतलब माना जा रहा है कि भारत एक विकसित देश बनता जा रहा है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स जस्टिस वर्मा's चैलेंज टू इंफॉर्मेशन ऑफ हाउस इंक्वायरी कमेटी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सदन की जांच समिति के गठन को लेकर न्यायमूर्ति वर्मा जो है उनकी चुनौती को खारिज कर दिया है। तो जो यशवंत वर्मा की याचिका खारिज मतलब याचिका जो उन्होंने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, अब उस चीज को क्या है, खारिज किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या, ये जो याचिका है लोकसभा स्पीकर के द्वारा एक गठित संसदीय जांच समिति के गठन को चुनौती देने के लिए बनाई मतलब दायर की गई थी। इस समिति जो है न्यायाधीश अधिनियम 1968 इसके तहत बनाई गई थी। इसके साथ ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो इम्पीचमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या, मार्च 2025 में हमने देखा था कि दिल्ली के उनका जो घर था उस पर आग लगने की घटना के दौरान वहां पर बहुत ज्यादा जला हुआ, हमें मतलब सरकार को जो है मतलब पुलिस को कैश मिला था वहां पर, मतलब बर्न्ड कैश मिला। तो इससे क्या पता चला है कि मतलब ऐसा इतना ज्यादा जो कैश है किसी जज के घर में पाया जाना आम बात नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच समिति ने आरोपों में कहा कि तत्कालीन जो सीजीआई सजीव खन्ना उसने हटाने की सिफारिश की उनको, यशवंत वर्मा को। इसके अलावा जुलाई 2025 में संसद के दोनों सदन जो थे उसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला थे, उन्होंने अगस्त 2025 में 3 संसदीय जांच समिति बनाई, जिसमें कौन कौन शामिल थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं अरविंद कुमार, दूसरा मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, तीसरा वरिष्ठ अधिवक्ता
बी आचार्य। तो ये सब इन मतलब तीन व्यक्तियों की जो एक समिति बनाई गई थी, उनकी जांच की गई। इसके अलावा याचिका में जस्टिस वर्मा ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में एक ही दिन जो प्रस्ताव पेश होने के कारण जांच समिति का गठन क्या है, केवल लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति के द्वारा संयुक्त रूप से होना चाहिए था। यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक तरफा व्यक्ति के द्वारा ही समिति जो है गठित की गई है। इसी तरह अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहा है, राज्यसभा के द्वारा जो प्रस्ताव खारिज होने से लोकसभा स्पीकर की जो कार्यवाही रुकती नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा, मान लीजिए कि राज्यसभा जो है उन्होंने ये प्रस्ताव जो है वो ये खारिज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद जो है लोकसभा में ये जो काम है, यानी कि लोकसभा में ये जो मतलब पूरी तरह से कार्यवाही है वो नहीं रुकेगी। इसके साथ ही भारतीय जो न्यायाधीश है उनके अगर हम अलग अलग इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात करें, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले लोकसभा में बिल पास होता है, मतलब बिल पारित किया जाता है। उसके बाद फिर आता है राज्यसभा में। राज्यसभा से जब जो ये बिल पास हो जाता है फिर मतलब प्रेसिडेंट के पास जाता है। उसके बाद जब ये है मतलब वहां पर कुछ मत के साथ, यानी कि कुछ यहाँ पर अगर हम देखें तो एक मिनट, हाँ, तो वहां पर फिर क्या आता है, 15-20 दिनों का कुछ नोटिस दिया जाता है जज को, मतलब सॉरी, जिनका मतलब जिन पर इम्पीचमेंट प्रोसेस होना होता है उनको कुछ टाइम दिया जाता है कि इतने समय बाद, है ना। इसको हम थोड़ा और प्रोसेस के साथ समझते हैं। अब देखिए संविधान की अगर हम यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जो क्वेश्चन है ये 100% ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 101% ये जो क्वेश्चन है ये आने वाला है यूपीएससी के 2026 एग्जाम में, क्योंकि ये काफी मतलब 2025 का मामला है, तो ऐसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफी मतलब कि जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। इसमें जो है अनुच्छेद हमारा जो आर्टिकल 124 का 4 खंड जो है वो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया इसमें बताई गई। इसके अलावा 217 आर्टिकल जो है हमारा, इसका खंड 1 और बी, और अनुच्छेद 218 जो है आर्टिकल, ठीक है, ये दोनों आर्टिकल जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर लागू होते हैं। इसका आधार क्या होता है, इसका मतलब क्या है, केवल प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी पर हटाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग की स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, सबसे पहले तो प्रस्ताव की शुरुआत होती है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव जो है पेश किया जा सकता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा। इसके लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर होने चाहिए इस प्रस्ताव पर लोकसभा में। राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर इसमें जरूरी है, कि उनका समर्थन होना चाहिए। प्रस्ताव के आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जैसे कि किस वजह से उनको हटाया जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, लोकसभा में स्पीकर या फिर राज्यसभा में सभापति प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और खारिज भी कर सकते हैं। अगर स्वीकार किया जाता है तो फिर क्या होता है, पूरा जांच जो है, पूरी प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है। इसके अलावा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जो अभी हाल ही में किया गया था। मतलब 3 सदस्यीय जांच समिति थी, यानी कि इंक्वायरी कमेटी बनाई गई जिसमें 3 व्यक्ति शामिल थे। समिति आरोप तय करेगी, जांच करती, फिर उसके बाद कुछ गवाह भी बुलाए जाते हैं। न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाता है। इसके अलावा समिति एक रिपोर्ट तैयार करती है। अगर दोषी माना जाता है तो आगे प्रोसेस चलता है, अगर नहीं दोषी पाया जाता तो यहीं पर ही काम रुक जाता है। अब देखिए, जब मान लीजिए कोई आरोपी दोषी पाया गया है तो फिर क्या होगा, संसद में चर्चा, मतदान होगा, यानी कि डिबेट, वोटिंग होगी पार्लियामेंट में। जांच समिति की जो रिपोर्ट है वो दोनों सदनों में पेश की जाती है, दोनों में, यानी कि राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। ठीक है, दोनों में जाएगी, चर्चा की जाएगी दोनों सदनों में विशेष बहुमत, यानी कि टोटल जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3 और जितने भी वहां पर प्रेजेंट है उनके मतदान करने वालों का बहुमत जो है चाहिए होता है, उससे पारित होगी ये जो रिपोर्ट है। इसके अलावा अगर दोनों सदनों में पारित होता है तो संसद क्या होगा, राष्ट्रपति को फिर एड्रेस भेजती है, यानी कि अभिभाषण दिया जाता है, और फिर राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं जिससे न्यायाधीश जो है वो अपने पद से हटाए जा सकते हैं।
इसी तरह अगर हम देखें, अगर कोई इस्तीफा वगैरह देते हैं तो उसमें जो आवश्यक बहुमत नहीं होता है, लेकिन जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलता है तो उसमें बहुमत होना काफी जरूरी होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जब मतलब कि दोनों सदनों में जो प्रस्ताव या फिर रिपोर्ट पेश की जाती 3 सदस्यीय समिति के द्वारा, जांच समिति के द्वारा, तो कितने बहुमत से जो है उस रिपोर्ट को पारित होना जरूरी है। तो इसका आंसर हो सकता है 2/3, यानी कि 2/3 वहां पर टोटल सदस्य का, और जितने भी उपस्थित है उनका भी जो है मेजोरिटी, जितने वहां पर प्रेजेंट हैं, उपस्थित करने वाले हैं और मतदान करने वाले, वहां पर उनका बहुमत होना जरूरी है, क्योंकि इनमें भी मतदान करवाया जाता है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है? एक्सपर्ट पैनल सेट्स नॉर्म्स फॉर रिलीजियस साइट्स इन सेंचुरीज, यानी कि जो विशेषज्ञ पैनल है उन्होंने अभ्यारण्यों में धार्मिक स्थलों के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो हैं बनाए गए। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL, वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी जो है समिति, उन्होंने वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्रों में धार्मिक संरचना के लिए कुछ दिशा निर्देश भी तैयार किए हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला दिशा निर्देश क्या है, गाइडलाइंस क्या? अभ्यारण्य या फिर वन्य जीव आवास, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनमें धार्मिक संरचना के लिए भूमि विवरण की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में दी जाएगी। मान लीजिए कोई ऐसी प्लेस है जहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अब उनमें कोई धार्मिक प्लेस, कोई धार्मिक आवास बनाना, कोई संरचना, कोई रिलीजियस वहां पर साइट बनानी है, तो उसमें जो है कुछ खास परिस्थितियां होनी चाहिए, तभी अनुमति मिलेगी। अगर कोई धार्मिक स्थल बहुत पुराना है और पहले से ही वहां पर था, तो राज्य सरकार के द्वारा जो है मतलब अनुमोदित किया गया, तो समिति उपयोग की अनुमति संभव है। जैसे कि गुजरात के बलाराम अंबाजी वन्य जीव अभ्यारण्य में 0.35 हेक्टेयर भूमि जो थी उसको मंजूरी दी गई थी, क्योंकि पहले से ही वो एक तरह से अनुमोदित थी। इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथों में क्या है उल्लिखित है कि पवित्र गुफा स्थलों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन क्या है, वन्य जीव संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि हमने अपनी वाइल्ड लाइफ को भी बचाना होता है। अगर किसी धार्मिक ग्रंथ में कोई भी ऐसी प्लेस से रिलेटेड कोई बात कही गई है उसको भी मान्यता मिलती है, लेकिन पहले जो है वन्य जीव की सुरक्षा या फिर उसका संरक्षण होना ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही नियमित धार्मिक पर्यटन को सख्ती से लागू किया जाता है, जो भी रिलीजियस टूरिज्म होते हैं, ताकि वन्य जीव उस पर असर ना पड़े। ये गाइडलाइंस तय की गई, जैसे कि कोई भी तीर्थ यात्री, उनकी संख्या लिमिटेड होनी चाहिए, वाहनों का प्रवेश और जितनी भी वहां पर एक्टिविटीज होती है। इसके अलावा जो दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस जारी की गई, सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसले जैसे कि सरिस्का, रणथंभौर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जुड़े जितने भी मामले थे उनके संदर्भ में ये हमारी पूरी गाइडलाइंस जो अभी जारी की गई हैं। और जहां पर टाइगर रिजर्व अभ्यारण्यों में मंदिर, धार्मिक स्थलों पर भीड़ और उसके साथ ही पर्यावरण की शिकायतें भी की गई थी कि वहां पर जो लोग आते हैं अपने धार्मिक स्थलों पर, तो वहां पर बहुत ही मतलब कि गलत तरीके से वहां पर मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाती है, जैसे वहां पर भीड़ होने के कारण जंगली जानवरों को, हमारी वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती है उनको भी नुकसान हो सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि विकास करना और इसके साथ ही धार्मिक भावनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन को बनाकर रखना। तो ये इसका जो है मेन एक तरह से उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, ये उद्देश्य है इनका। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट है एक एडिटोरियल है। एडिटोरियल क्या है हमारा? बजट 26-27 मस्ट कीप द ग्रोथ मोमेंटम, यानी कि 2026-27 के बजट में विकास की गति को बनाकर रखना काफी आवश्यक है। तो ये जो है, ये जो पूरा एडिटोरियल है, इसको मतलब इससे भारत की जो आर्थिक विकास की गति है उसको बनाए रखने पर जोर दिया गया कि भारत की जो आर्थिक विकास की गति किस तरह से, भारत का जो आर्थिक विकास उसको बनाए रखा जा सकता है। इसका मूल संदेश क्या एडिटोरियल का कि भारत की अर्थव्यवस्था ने हाल ही के वर्षों में मजबूती दिखाई, और इसका बड़ा कारण क्या है? सरकार के निरंतर सुधार हैं, यानी कि काफी रिफॉर्म्स लेकर आई हैं, रिफॉर्म्स पॉलिसीज हैं भारत की रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि 2025 को सुधारों की निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में याद किया जाएगा। यानी कि 2025 जो है उनको इस तरह से देखा जाएगा कि जो सुधार थे 2025 में काफी किए गए थे। अब 2026-27 का बजट इस मिशन को और मजबूत बनाने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। अब देखिए, विकास की गति बनाए रखने के लिए काफी मतलब जरूरी कदम क्या रहेंगे। सबसे पहला क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना होगा, यानी कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना होगा। अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तभी जो है लोग मतलब अपने जो है काम को बढ़ावा देंगे, उनका काम आगे बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। ठीक है, इसके साथ ही डोमेस्टिक इंजन ऑफ एक्सपेंशन करना होगा, निवेश, इसके साथ ही प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इन सभी को बढ़ाना होगा। जैसे निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट किया जाए। हालांकि 2025 में भी बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, तो अभी भी इन्वेस्टमेंट पर जोर रहेगा। फिजिकल प्रूडेंस यानी कि राजकोषीय अनुशासन उसको बनाकर रखना, विकास की क्षमता को अनलॉक करना, इसके साथ ही पॉलिसी सर्टेनिटी सुनिश्चित करना, जितने भी स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स होती है उन सभी को दूर करना। इससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और भारत की जो पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धा है वो मजबूत होगी। इसके अलावा कुछ और सुझाव भी दिए कि जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में हमारी जो कैपिटल आउटले है उसके हिस्से को बढ़ाना, यानी कि हमें रक्षा के क्षेत्र में ज्यादा इन्वेस्ट या फिर ज्यादा हमें वहां पर अपनी बजट जो है इस बार रक्षा के क्षेत्र में आगे लेकर जाना होगा। इसके साथ ही यानी कि जो हिस्सा है टोटल बढ़ाकर 30% करना चाहिए। अभी सिर्फ 26.4% है रक्षा के क्षेत्र में, लेकिन इसको 30% तक किया जाए। इसके अलावा डीआरडीओ के लिए बजट में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की राशि एक्स्ट्रा होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए डीआरडीओ को। ठीक है, हरित प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे जितने भी क्षेत्र हैं उन पर फोकस किया जाए। इसके साथ ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उत्तर प्रदेश जो तमिलनाडु जैसे जितने भी राज्य हैं उनमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही सरकारी ऋण पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो सरकार के द्वारा जो लोन दिया जाता है, जो गवर्नमेंट लोन होते हैं उन पर भी फोकस होना चाहिए, यानी कि उन पर भी ध्यान हो। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि मतलब ऐसे क्या है, भारत का एक जो 2026-27 का बजट है उसमें ग्रोथ जो है उसको ऐसे ही बरकरार रखा जा सकता है। तो रक्षा बजट जो है, अगर हम देखें रक्षा बजट जिसको बढ़ाने की बात कही तो इसमें भी अलग अलग इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, पहला जो है रेवेन्यू, दूसरा होना चाहिए कैपिटल, तीसरा होना चाहिए डिफेंस और चौथा कुछ और इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, मुख्य 3 है, रेवेन्यू, कैपिटल एंड डिफेंस। रेवेन्यू में क्या है, इसमें सैनिकों की जो सैलरी वगैरह आती है, भत्ते आते हैं, इसके साथ प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग वगैरह जो दी जाती है, इसके साथ ही ईंधन, ऑपरेशनल तैयारी, ये सब शामिल है रेवेन्यू में। दूसरा आता है कैपिटल। कैपिटल में क्या है, नए हथियार वगैरह खरीदना, इसके साथ ही आधुनिकीकरण करना, जहाज, विमान, टैंक, मिसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरबेस, रोड, बंकर, ये सब कुछ बनाना, तो ये पूंजीगत यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। इसके साथ ही डिफेंस पेंशन में, जिसमें अलग ये रक्षा से जुड़ी हुई है, जो पुराने यानी कि रिटायर हो चुके सैनिक उनके परिवारों के लिए कुछ सहायता, कुछ उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए। इसके साथ ही डीआरडीओ के द्वारा लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 26 से 27 हजार करोड़ जो रुपए डीआरडीओ के रिसर्च डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे। अब देखिए क्या क्या उम्मीदें हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि भारत जो है 2026-27 के बजट में जो है वो क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करेगा जिनमें पिछले कुछ सालों में जो है इन पर ध्यान नहीं दिया गया, जैसे रिसर्च डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक में, इसके साथ ही हमारी जो डीआरडीओ है उसके, इन सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देना होगा। इसके साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखा जाएगा, जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जो है इस एडिटोरियल के माध्यम से बताया गया कि इस तरह से जो है भारत की एक तरह से जो हमारा बजट है, रक्षा बजट या फिर सभी प्रकार के 2026-27 के बजट की बात करें तो उनको ऐसे ही बढ़ावा, मतलब उनको आगे ग्रोथ की तरफ ले जाया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड पैक्ट विल बी मदर ऑफ ऑल डील्स, गोयल। तो हमारे जो ये पीयूष गोयल जी हैं,
तो जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा कहा गया है कि जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की डील रहेगी, फ्री ट्रेड पैक्ट रहेगा, वो सभी डील्स की एक तरह से मदर होगी। ठीक है, सभी डील्स की जो है जननी होगी। तो ये सब उनके द्वारा क्यों कहा गया, इसको देख लेते हैं। तो मीडिया में इन्होंने जब मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, इन्होंने कहा कि समझौता जो है अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, फ्री ट्रेड जो है इंडिया इसके साथ जो है यूरोपियन यूनियन, इनका फ्री ट्रेड जो है ये अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ये भारत के द्वारा अब तक किए गए 7 समझौते कौन कौन से हैं, जिसमें यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ओमान, ये सब शामिल है। उसमें भी बड़ा और महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 27 जो विकसित कंट्रीज हैं, यानी कि 27 विकसित देश हैं, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सब भी शामिल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा इसी वजह से ये समझौता काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। भारतीय निर्यात के लिए जो सुपर डील रहेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। फ्री ट्रेड क्या है, मतलब कि एक तरह से शुल्क मुक्त जो व्यापार होता है, जिसमें दोनों कंट्रीज की तरफ कोई भी जो है शुल्क नहीं लिया जाए, कोई भी ड्यूटी नहीं ली जाएगी, जो भी टैक्स वगैरह होता है टैरिफ नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, वस्तुएं ज्यादा जो है उत्पाद हमारे एक दूसरे देश के में जा सकते हैं। तो इसी वजह से निर्यात काफी बड़ा होगा। दोनों पक्षों के बीच व्यापार पहले से काफी संतुलित है और भारत का निर्यात पहले जो था 75 अरब और आयात जो था 60 अरब। ये है 75 अरब जो है एक्सपोर्ट, और आयात अगर हम बात करें तो 60 अरब है। तो ये इस तरह से टारगेट रखा गया, यानी कि पहले से। इसके अलावा भारत और यूरोपियन यूनियन जो है एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक दूसरे की मदद से जो है ये काम करते हैं। ठीक है, इसलिए विन विन समझौता होने वाला है। इसके अलावा कुछ संवेदनशील मुद्दे, जिसमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, डेयरी, ये भारत के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। अब देखिए, फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट होता है, उसमें जो क्षेत्र प्रभावित रहने वाले, सबसे पहले हमारा सबसे ज्यादा जो क्षेत्र प्रभावित होता है वो होता है टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स का। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल्स आता है, फिर ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, लीदर प्रोडक्ट्स जो है वो भी बहुत ज्यादा लेबर इंसेंटिव सेक्टर होने के कारण इसका बहुत बड़ा फायदा रहेगा। स्टील, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, सर्विसेज सेक्टर, जिसमें आईटी सेक्टर आता है हमारा, बीपीओ आता है, बिजनेस सर्विसेज, इसके साथ ही टेलीकॉम सर्विसेज आती हैं। तो भारत का ये काफी मजबूत क्षेत्र माना जाता है आईटी सेक्टर। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के लिए प्रमुख लाभ क्या रहेंगे, हम जो भारत में आयात किससे बढ़ेगा, मतलब बढ़ने वाला जो आयात क्या रहेगा, एयरक्राफ्ट पार्ट्स होंगे, केमिकल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी भारत जो है इंपोर्ट करेगा, ऑटोमोबाइल वगैरह, और इसके साथ ही वाइन, स्पिरिट्स, सर्विसेज में भी आईपी और बिजनेस सर्विसेज को जो है इंपोर्ट किया जाएगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये यूरोपियन यूनियन के लिए भी। संवेदनशील प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं जहां पर हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, कृषि, क्योंकि अगर कृषि उत्पाद भारत में इंपोर्ट होने लगे तो भारत की जो कृषि है वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगी, यहाँ के उत्पाद कोई नहीं खरीदेगा। इसके अलावा डेयरी, शुगर, मीट, पोल्ट्री, बीफ जैसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें शामिल नहीं रहेंगे। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी कि यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स जो है, जिसमें स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट जैसे जो भारतीय निर्यात पर भी असर डाल सकता है। भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इसे छूट या समाधान की मांग की, क्योंकि 16 से 22% जो है ये प्रभावित कर सकता है। डेयरी में यूरोपियन यूनियन की मांग थी, लेकिन भारत ने इस चीज को बाहर रखा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो विन विन समझौता रहेगा, कोई एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं रहेगा। इसके अलावा भारत के निर्यात उन्मुख सेक्टर, जिसमें लेबर इंसेंटिव, उसको सबसे ज्यादा फायदा रहने वाला है। एमएसएमई और किसानों की सुरक्षा पर ध्यान, मतलब जोर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है जिन पर ज्यादा फोकस किया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। इसके साथ अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सीड्स बिल एम्ड एट प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ फार्मर, सेज मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर के द्वारा मंत्री का क्या कहना है कि सीड्स बिल जो है उसका उद्देश्य किसानों के अधिकारों की रक्षा करना। किस तरह से की जाएगी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हर जो पैकेट रहेगा, बीज का पैकेट, उस पर क्यूआर कोड रहेगा, जिसे स्कैन करके किसान पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिसमें कंपनी का नाम होगा, उत्पादन स्थान कहाँ बना है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसके साथ ही नकली या घटिया बीज देने पर जो 30 लाख रुपए का पेनल्टी भी लग सकती है, या फिर 3 साल की जेल भी हो सकती है। ट्रेसेबिलिटी सिस्टम से बीज की पूरी चेन ट्रैक होगी, जिसमें फर्जी बीज बाजार में आने से पहले ही पकड़े जा सकते हैं।
इसके अलावा जो पारंपरिक बीज है उन पर कोई भी किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा, यानी कि जो कंपनी बीज बना रही है या बेचना चाहती है उनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके साथ ही किसान अपने बीज बो सकते हैं, बचाकर रख सकते हैं या फिर गांव में आदान प्रदान भी कर सकते हैं। ये सब कुछ पहले की तरह ही जारी रहने वाला। ऐतिहासिक सुधार इसको माना जा रहा है जो किसानों को धोखाधड़ी से बचाएगा और अच्छी कंपनियों को बढ़ावा देगा। सरकार ने पहले भी संसद में ये चीज को स्पष्ट किया है कि अगर विधेयक किसान और पारंपरिक बीज किस्मों पर लागू नहीं होगा, बल्कि पादप किस्मों के जो संरक्षण है, इसके साथ किसान अधिकार अधिनियम है 2001, उनके तहत इन बीजों को सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, तो किसान संगठन की यहाँ पर चिंताएं क्या है, कुछ चिंताएं भी बढ़ी हुई है। जैसे कि उन्होंने कहा हमारे सीड्स वारंटी जो है संप्रभुता बीज को लेकर उसको खतरा है, यानी कि विधेयक से क्या होगा, मल्टीनेशनल बड़ी घरेलू बीज कंपनियां भारत में बाजार पर इनकी मोनोपोली हो सकती हैं। पारंपरिक स्वदेशी किसान विकसित बीजों की विविधता खत्म हो सकती है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी भी प्रभावित होगी, क्योंकि किसान बाहर से महंगे बीज खरीदने पर जो है निर्भर हो जाएंगे। यानी कि अगर महंगे बीज मिलेंगे तो किसान जो है अपनी फसल में कुछ बचा नहीं पाएंगे। इसके अलावा किसान के अधिकारों की कमी, यानी कि बीज को बचाना, इसको उपयोग करना, दान प्रदान करना, बेचने का जो अधिकार है किसानों का, वो छीन सकता है। फार्मर की परिभाषा में बदलाव से छोटे किसान या समुदाय आधारित बीज संरक्षण भी प्रभावित होंगे। कॉर्पोरेट का अधिकार माना जा रहा है कि हो सकता है इसमें सभी कॉर्पोरेट्स का अधिकार हो सकता है। कंपनियों को शिकारी मूल्य निर्धारण यानी कि प्रीडेटरी प्राइसिंग की छूट मिल सकती है, जिससे बीज तो एक तरह से महंगे हो जाएंगे, आम किसान इसको नहीं खरीद पाएगा। लागत बढ़ने से खेती की कुल लागत भी बढ़ जाएगी। किसानों की आमदनी यानी कि जिनकी आय है, उनकी जो इनकम है वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट होगी। नकली बीज रोकने के नाम पर ये उन्होंने कहा कि सख्त सजा के जो प्रावधान है छोटे और जब छोटे विक्रेता या किसानों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पनसेशन की कमी रहेगी। अगर कंपनी का बीज फेल होता है तो किसान को उचित मुआवजा मिलने की कोई भी बात नहीं कहेगी, इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। इसी वजह से जो है यानी कि इसको लेकर, इस बिल को लेकर भी काफी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं किसान जत्थेबंदियों के द्वारा। तो इसी तरह नवंबर 2025 में जब ये ड्राफ्ट जारी किया गया तो उसके बाद SKM ने विधेयक वापस लेने की मांग की और नवंबर 2025 को देशव्यापी विरोध का ऐलान भी किया था। उस समय पर ब्लैकआउट रखा गया था, ब्लैकआउट नहीं, पूरी तरह से पूरा भारत बंद था। इसके साथ ही दिसंबर 2025 में कई जिलों में प्रदर्शन भी हुए। किसानों ने विधेयक की जो एक तरह से कॉपीज थी उनको भी जला दिया कि वो विधेयक पारित नहीं होने देंगे। ये जो सीड बिल है, ठीक है। इसके साथ ही पंजाब में भी काफी किसानों के द्वारा विरोध किया गया है और जितने भी वहां पर मतलब अलग अलग स्टेट्स में किसान जितने भी उनके द्वारा इस चीज का विरोध किया जा रहा है कि हो सकता है मतलब सरकार जो इनके प्रावधान बता रही है उसके चलते किसानों के हितों को भी नुकसान होगा, यानी कि वो उनके अधिकार छिन जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है आपका, विच स्टेट्स लैंग्वेज बिल इज बीइंग अपोज्ड बाय लीडर्स इन कर्नाटका। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला। यानी कि कौन सी स्टेट का जो लैंग्वेज बिल है वो कर्नाटका के लीडर्स के द्वारा ओपोज, उसका विरोध किया जा रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेज बिल कौन सी स्टेट से रिलेटेड है ये बताना है आपने। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इसका आंसर आपको कल के सेशन में मिलेगा। तो मिलेंगे हम अब कल के द हिंदू में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।